नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं द वीक ऑफ शो, जिसमें हम बात करेंगे हफ्ते भर की सियासी उठापटक के बारे में। हफ्ते की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र का समापन हो गया। सत्र में सरकार ने बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करा लिए, तो विपक्ष ने पूरे सत्र के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश की। सत्र का समापन तो हो गया, लेकिन सियासत जारी रही। विपक्ष का आरोप कि पूरे सत्र में सरकार विपक्ष के आरोपों से भागती रही। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। सत्र में सरकार ने बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करा लिए, तो विपक्ष ने पूरे सत्र के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश की। सत्र का समापन तो हो गया है, लेकिन सियासत जारी है। विपक्ष का आरोप है कि पूरे सत्र में सरकार विपक्ष के आरोपों से भागती रही। विपक्ष का यह भी कहना है कि विपक्ष की बात जनता तक ठीक से न पहुंचे, इसीलिए सरकार ने सत्र की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की मांग को नजरअंदाज किया। वहीं सत्ता पक्ष इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। हाँ, विपक्ष का प्रोपेगेंडा जरूर नहीं चल पाया, इसीलिए उसमें बौखलाहट है। सत्र के अंदर पिछले 8-9 दिन में जितने दिन सत्र चला, उसमें कभी सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिए। और मैं हमेशा एक मांग करता रहा हूँ कि सरकार बस्ती क्यों है। लाइव टेलीकास्ट की बात करना चाहिए, हमने कई बार कही। अब इसके लिए हम कोर्ट भी गए, अभी कोर्ट में उस पर विचाराधीन है। तो सरकार लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं चाहती? कि सरकार घबराती है प्रश्नों से। और रही बात, हमने युवाओं की बात करी, तो युवाओं की नौकरियों के बारे में सरकार ने कोई स्पष्ट नीति नहीं करी। सरकार से हमने लाडली बहना के बजट की बात करी, उसके अंदर स्पष्ट नहीं है। किसानों की बात करी, उसमें क्या आगामी योजना रहेगी, उनको किस प्रकार से समय पे बीमा मिले, समय पे उनको खाद मिले, उसकी सरकार ने कोई स्पष्ट बात नहीं करी। तो पार्टी ने हर मुद्दे पे इस बात को लेकर कांग्रेस विधायक दल ने घेरा, सरकार चुप है। सदन होता है गंभीर चर्चाओं के लिए। इन चर्चाओं से ही, इनमें जो मंथन होता है, उससे ही भविष्य की दिशा तय होती है। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि अगर विधानसभा में चर्चा चले और उसके बाद उपयोगिता पर सवाल खड़ा हो। आप पिछले सारे सत्र निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए कि इतना, अगर 9 दिन के लिए सत्र रहा है तो पूरे 9 दिन कार्यवाही चली हो, ऐसा कितने समय के बाद हुआ है। तो मुझे लगता है, और रात को 10-10 बजे रात तक सभी ने कार्य किया। देखिए, जब लाइव प्रसारण की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारे कार्य होते हैं, और अभी इस पे चर्चा आई है। भविष्य में इस पे दिशा तय होगी। मध्य प्रदेश में अरसे बाद विधानसभा का कोई सत्र अपनी पूरी अवधि तक चला है। सदन में विपक्ष के हर सवाल पर चर्चा हुई है। बजट सत्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सेना नायक की तरह सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के हर हमले का बखूबी जवाब दिया। विपक्ष भले ही सरकार पर सवालों से भागने के आरोप लगाए, पूरे सत्र के दौरान कहीं भी स्थिति नहीं दिखी जब सरकार विपक्ष के हमलों से असहज दिखी हो। देखना ये है कि जनता सदन के संग्राम में किसे जीता और किसे हारा मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश के समग्र दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग 9% योगदान है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे 20% तक ले जाने और दुग्ध उत्पादकों को दूध के वाजिब दाम दिलवाने के लिए एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में है। एक नई आर्थिक क्रांति की तैयारी में यह क्रांति है सफेद क्रांति। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने श्वेत क्रांति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी है। श्वेत क्रांति पर देखें ये खास रिपोर्ट। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। पार्वती, काली सिंध, चंबल और केन बेतवा लिंक से खेतों तक पानी पहुंचाकर हरित क्रांति, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश अभियान से प्रदेश भर में उद्योगों के जाल बिछाने की योजना से औद्योगिक क्रांति के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक नई आर्थिक क्रांति की तैयारी में हैं। ये क्रांति है सफेद क्रांति, यानी कि दुग्ध उत्पादन से भूमिहीन ग्रामीणों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की। अपने 60वें जन्मदिन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना ये संकल्प एक बार फिर दोहराया है। हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक।
किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ सेवा एक पंथ दो काज है। गौ पालन से लोक परलोक सुधरते ही हैं। गौ वंश हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी आधार रहा है। उनकी सरकार गौ सेवा से आध्यात्मिक और आर्थिक उत्थान की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने जा रही है। जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया है 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया। बताते चलें कि शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौ संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में लगे हैं। उन्होंने गौ रक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया, गौशालाओं का अनुदान बढ़ाया तो दुग्ध उत्पादन पर 5 रुपए लीटर बोनस देने की योजना तैयार की। उनके प्रयासों से एमपी स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, प्रदेश के दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच करार हुआ है। इस 5 साल के समझौते में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से श्वेत क्रांति मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। मिशन के तहत हर ग्राम पंचायत में डेयरी विकास समितियां और दुग्ध संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही हर जिले में मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट और मिल्क चिलिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। सरकार की पूरी तैयारी ये है कि दुग्ध उत्पादन से ग्रामीणों को रोजगार का बेहतर जरिया मिले। हालांकि विपक्ष को सरकार की ये योजना मुंह जुबानी नजर आ रही है। ये तो मुख्यमंत्री जी का एक तरह से राजनीतिक बयानबाजी है। वास्तविकता ये है कि दूध के ऊपर ध्यान कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जिसके लिए दूध विकास निगम की स्थापना की गई थी। उसके माध्यम से गांव-गांव से दूध इकट्ठा किया जाता था, मशीन करके गरीबों तक सस्ते दामों बेच जाता था। लेकिन पिछले 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने दूध के दाम दुगने कर दिए हैं और गरीब आदमी को आज दूध नहीं मिल रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश की हालत ये हो रही है कि दारू सस्ती और दूध महंगा हो गया है। मोहन यादव जी पहले इस पर ध्यान दें, इसके बाद इस तरह की बात करें। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ थी और रहेगी, आगे भी रहेगी। फिलहाल देश के समग्र दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग 9% योगदान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की योजना इसे 20% तक ले जाने और दुग्ध उत्पादकों को दूध के वाजिब दाम दिलवाने के लिए एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने की है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने श्वेत क्रांति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी है। देखना ये है कि मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की श्वेत क्रांति कितना सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आवाज, अंदाज और सियासत, इन दिनों सदन और देश की सियासत में यही चल रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार उनकी आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। अब ये गूंज देश की संसद में सुनाई दी। राहुल गांधी ने सदन में उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया तो लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को आचरण सुधारने की नसीहत दी। तो बहस इस बात पर भी है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को नमूना कह दिया। ये नई बात नहीं कि विपक्ष अपनी आवाज दबाने के आरोप लगा रहा हो या फिर राहुल गांधी पर निजी हमला हो। देश की संसद में एक नई बहस छिड़ गई है। ये सियासत है आवाज और अंदाज को लेकर। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में उनकी आवाज दबाई जा रही है। जब भी वो खड़े होते हैं उन्हें बोलने से रोक दिया जाता है। जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें अपना आचरण सुधारने की नसीहत दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल का आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मापदंडों के अनुरूप नहीं है।
इस सदन में पिता, पुत्री, माँ, बेटी सदस्य रहे हैं। बिरला ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता से तो ये विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है कि वे आचरण मर्यादा के अनुरूप रखें। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता, पुत्री, माँ, बेटी, पति, पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। राहुल गांधी के आचरण को लेकर संसद के बाहर भी सियासी बवाल दिखा। दरअसल एक साक्षात्कार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को नमूना कह दिया। इस पर भी कांग्रेस भड़क उठी तो बीजेपी के नेता बोले, योगी आदित्यनाथ ने गलत क्या कहा है? सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। लोगों के तन पे कपड़े कैसे आएंगे? अब राहुल जी ने, कांग्रेस ने लोगों का भविष्य अच्छा बनाया है, लोगों को आगे बढ़ाया है। अगर नमूना है तो उसे नमूना ही कहेंगे। क्या कोई व्यक्ति विशेष हमारे दुश्मन मुल्क में, चाइना में जाए, पाकिस्तान के बारे में विदेश में जाकर के अपने मुल्क के बारे में कोई गलत बोलेगा? ये पहला नमूना ऐसा है कि भारत में रहकर चाइना और पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में पेश आते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय आचरण पर पहली बार सवाल नहीं उठे हैं और न ही बीजेपी ने उन पर पहली बार निजी हमले किए हैं। इस पर हमेशा सियासत होती रही है। देखना ये है कि अब राहुल गांधी की आवाज दबाए जाने के आरोपों और उनके अंदाज पर उठे सवालों पर शुरू सियासत कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कभी संत तो कभी सनातन का अपमान। कांग्रेस नेता ऐसे ही बयानबाजी करते अक्सर नजर आते हैं और बीजेपी के निशाने पर आ जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस ने हार के कारणों की वजह खोजी तो सामने आया कि अति मुस्लिम तुष्टीकरण और सनातन की अनदेखी की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई। कुछ समय कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट दिखी, लेकिन कांग्रेस या उसके गठबंधन के सहयोगी दल सनातन संतों को लेकर कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, जिससे हिंदुत्व तो आहत होते ही है और राजनीति में भी नया उबाल आ जाता है। इसी हफ्ते कुछ ऐसा ही हुआ है, देखिए रिपोर्ट। 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों की वजह खोजने के लिए वरिष्ठ नेता AK एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अति मुस्लिम तुष्टीकरण और सनातन की अनदेखी की वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। एंटनी कमेटी ने कांग्रेस को हिंदुत्व पर नरम रवैया अपनाने की सिफारिश की। इसके बाद कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर कुछ समय तक सॉफ्ट दिखी, लेकिन अब फिर कांग्रेस का वही दौर लौटता दिखाई पड़ रहा है। अब कांग्रेस इंडी गठबंधन का हिस्सा है, जिसके नेता कभी सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स से भी खतरनाक बताते हैं, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से उनकी दूरी नजर आती है। कुंभ पर सवाल उठते हैं तो अब साधु संतों पर भी अपमानजनक टिप्पणी सामने आने लगी है। साधु सन्यासी जो है, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चल रहे हैं दूसरों का। ये है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र सिंह। सतना में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की मौजूदगी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संत, महात्मा और महामंडलेश्वर सांड जैसे जनता के बीच घूम घूम कर भाईचारा खत्म कर रहे हैं। इनका ये बयान सामने आते ही बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता करार दे दिया। देखिए, ये बयान बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। कांग्रेसियों को हिंदुत्व से आपत्ति है, साधु संतों से आपत्ति है, इस देश से आपत्ति है, बापू के विचार हे राम से आपत्ति है, तो मुझे लगता है इस देश में रहना ही क्यों है।
और कांग्रेस के नेता ये भी बताएं कि कब दूसरे धर्मों के लिए या उनके अनुयायियों के लिए कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के अपशब्द कहे थे। तो कांग्रेस के डीएनए में ही हिंदुत्व का विरोध है और हिंदुत्व के लिए जो घृणा है वो विभिन्न कांग्रेसियों के माध्यम से निरंतर बाहर आ जाती है। विरोध के बाद राजेंद्र सिंह ने सफाई दी कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। मैंने जो कल कहा था, मैंने ये कहा था कि जो साधु महात्मा संत महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो निंदनीय है। और जो मैंने साढ़ की बात कही थी वो एक उपमा है, एक लोकोक्ति है। लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। भाजपा के बाद साधु संतों ने राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब मनुष्य का या किसी भी जीव का विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इनका विनाश होने को होता ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये संतों को जानते नहीं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संत तो परमार्थ के लिए कार्य करते हैं, जहाँ देश का हित होता है, समाज का हित होता है, उसके लिए संत आगे बढ़कर अपना सहयोग करते हैं। और संतों को इस तरह के शब्द कह देना कि बैल हैं, सांड हैं, ये तो बहुत निंदनीय है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि साधु सांड की जो तुलना करी, सांड आवारा जैसा होता है, साधु आवारा थोड़ी होता है। साधु धर्म का प्रचार प्रसार करता है, समाज को ज्ञान देता है, धर्म का प्रचार प्रसार करके समाज को अच्छी दिशा देता है। सनातन पर ये सियासत मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। गुरुवार को ही इंडी गठबंधन में कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही बयान दे दिया, जिस पर भाजपा को फिर एक बार इंडी गठबंधन को सनातन विरोधी साबित करने का मौका मिल गया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को बदबू पसंद है, इसीलिए वो गौशालाएं खोल रही। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। जिन लोगों को सुअर ज्यादा पसंद है, हो सकता है कि उनको गाय में कोई आस्था ना हो, गौ माता ना लगती हो और बदबूदार ही लगती हो, पर हिंदू आस्था के हर एक चिन्ह पर चोट करना ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। राम मंदिर बेकार है, ये राम गोपाल यादव ने कहा। रामचरितमानस को जलाने की बात करना, हिंदू धर्म धोखा है, ये इनके नेता ने कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान पर खतरा बताकर इंडी गठबंधन ने चुनाव लड़ा और उसे अच्छी कामयाबी मिली। इसके बाद हुए चुनावों में इंडी गठबंधन का ग्राफ गिरता ही गया। इसकी वजह भाजपा का एक नारा बटोगे तो कटोगे माना गया। इस नारे के जरिए बीजेपी ने हिंदुओं तक ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके वोटों के बंटवारे की वजह से सनातन विरोधी ताकतें मजबूत हो रही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, उनकी जुबां पर ऐसी बातें आ ही जाती हैं। बात चाहे राम मंदिर से दूरी की हो, महाकुंभ के आयोजन पर सवाल, संतों पर विवादित टिप्पणी या औरंगजेब जैसे आक्रांता का महिमा गान और राणा सांगा जैसे वीर योद्धा का अपमान, हिंदू इन बयानों से अपने को आहत महसूस करता है। देखना ये है कि संत समाज और सनातन को लेकर इंडी गठबंधन का नजरिया बदलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। विकास में कंपैरिजन की राजनीति लंबे समय से चल रही है, चाहे बात मध्य प्रदेश के विकास की हो या देश के। मध्य प्रदेश में 2003 तो देश का विकास 2014 के बाद ही हुआ है। ये बीजेपी लगातार दावे के साथ बोलती आ रही है। एक बार फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देश में विकास की तुलना 2014 के पहले और बाद की कर दी, तो कांग्रेस ने इसे पीएम के सामने नंबर बढ़वाना करार दिया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही मोदी युग का जिक्र कर चुके हैं, तो कांग्रेस इसे राष्ट्र निर्माताओं का अपमान करना बता रही है। देश को विकास के पथ पर किसने आगे बढ़ाया, ये सवाल सियासत में लंबे अरसे से बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान ने इस मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश प्रगति के पथ पर 2014 के बाद ही आगे बढ़ा। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई 2014 के पहले और बाद की स्थिति की तुलना कर सकता है। कितना आश्चर्य लगता है कि 2014 के पहले का भारत और 2014 से आज तक का भारत, हमारे बीच में अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों में विकास की बात करते हैं। ये कर्म की तो बात है, जब अपना वैज्ञानिक मंगलयान में फेल हो जाते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका
एक तरह से हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते कि जाओ आगे बढ़ो, चिंता मत करो, फिर प्रयास करना। ये कर्मवाद के सिद्धांत की तो बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान आते ही कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस नेताओं ने इसे पीएम मोदी के सामने नंबर बढ़ाने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश 2014 के बाद ही आजाद हुआ है। ऐसा कहते समय वो ये भूल जाते हैं कि वो कांग्रेस का नहीं, राष्ट्र निर्माताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले का भारत, 2014 के अब का भारत, जमीन आसमान का फर्क है। मोहन यादव जी भाखरा नंगल डैम से लेके तमाम औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति यदि कोई लाया इस देश में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग लाए हैं। और जब पूरा विश्व आर्थिक झंझावत से जूझ रहा था, एक तूफान था आर्थिक ताने बाने को नष्ट करने का दुनिया का, उस समय मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जिस मजबूती के साथ कई देश की आर्थिक स्थिति ढह गई, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतनी मजबूत करके रखी थी कि लोग, दुनिया के लोग दांतों तली उंगली दबाते थे। ये इतिहास पढ़ने की चीजें मोहन भाई। 2014 के पहले और बाद के भारत पर सियासी बहस पहली बार नहीं सामने आई है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत का इतिहास 3 चरणों में लिखा जाएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी के युग से पहले और बाद का समय शामिल होगा। उन्होंने दावा किया था कि पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में एक नए युग की शुरुआत हुई है। जब भी भारत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा तो पीएम मोदी के सबसे बड़े आलोचक भी इन 10 वर्षों को स्वर्ण अक्षरों में स्वीकार करेंगे। भारत के अब तक के आजादी के बाद के इतिहास में और नजदीक के इतिहास में करीब 150 साल के इतिहास को 3 हिस्सों में भविष्य में बांटा जाएगा। आजादी के पहले का भारत और आजादी के बाद का भारत एक हिस्सा, दूसरा इमरजेंसी के आपातकाल के बाद का भारत और आपातकाल के पहले का भारत, और तीसरा मोदी के पहले का भारत और मोदी के बाद का भारत। कोई भी इतिहासकार कितना भी क्रूर होगा, कितना भी बायस होगा, मगर ये 3 डिवीजनों को वो पार नहीं कर पाएगा, इतना मुझे विश्वास है। भाजपा का दावा है कि भारत का इतिहास 3 भागों में है। पहला स्वतंत्रता से पहले और बाद का, दूसरा आपातकाल से पहले और बाद का, तीसरा नरेंद्र मोदी से पहले और बाद का। भाजपा का यही दावा कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान लगता है। देखना ये है कि पोस्ट और आफ्टर मोदी एरा पर और कितना आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बीजेपी ने एक और राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया, जिसे फ्यूचर फोर्स कहा जा रहा है। ये कुछ इस तरह बनेगी जिसमें युवा जुड़ेंगे, हर सेक्टर से प्रोफेशनल्स, किसी का बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा नहीं होगा, जिससे पार्टी ये भी बताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, जिसमें युवा पीढ़ी भी है और परिवारवाद भी नहीं है। हालांकि सदस्यों का ऐतिहासिक आंकड़ा बीजेपी वैसे ही पार कर चुकी है, तो कांग्रेस इसे युवाओं को फंसाने का जाल बता रही है और ये भी आरोप लगा रही है कि सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति की आइडियोलॉजी अब युवाओं पर बीजेपी थोपेगी। सदस्यता का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी नेताओं की नई जमात तैयार कर रही है। इस जमात में युवा उद्यमी, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे पेशेवर शामिल होंगे। गैर राजनीतिक पेशेवरों को सदस्य बनाने के लिए भी भाजपा IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप चला रही है। अब तक मध्य प्रदेश से 3000 से अधिक प्रोफेशनल्स भाजपा से जुड़ चुके हैं। बूट कैंप में इन्हें अगले स्तर पर ले जाया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में शुरू हुए बूट कैंप में मध्य प्रदेश के 100 चुनिंदा प्रोफेशनल्स और उद्यमियों को राजनीति और शासन के क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। 29 और 30 मार्च को चलने वाले बूट कैंप में कई सेशन होंगे, जिन्हें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद समेत कई राष्ट्रीय नेता और विषय विशेषज्ञ भी संबोधित करेंगे। देश के बारे में परसेप्शन बदलने का काम प्रधानमंत्री जी के विचारों ने आज भारत को स्वच्छ भारत बना करके खड़ा कर दिया। ऐसे 1 लाख लोग
जनप्रतिनिधि बनाना है, क्योंकि उन्होंने नारा दिया भारत की राजनीति में। तो इस बूट कैंप में आप सब लोग मिलकर के 2 दिन इसको एंजॉय भी करेंगे। 2 दिन के अंदर आप सिस्टम को भी समझेंगे। यहाँ हमको इस देश को लंबे समय तक आजाद बनाए रखना है, तो 1 लाख लोग नए राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बनाने की बात कही, जिनके भरोसे से उनको अपनी राजनीति में रुचि बनाना, इस दिशा में अगर बढ़ना है तो हमको सब प्रकार से चलना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में आने का भी आनंद है, जहां जिस मुकाम पे उसका भी आनंद है, और आंख नाक खोल करके सब प्रकार की इन व्यवस्थाओं से हमको अपनी प्रतिभा को निखारने का भी मौका है। उधर कांग्रेस बीजेपी की इस कवायद पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पेशेवर युवाओं को भी अपनी सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि अगर कांग्रेस गैर राजनीतिक लोगों के बीच अपने कार्यक्रम करती है तो बीजेपी को दर्द होता है। आप जो है प्रोफेशनल्स का उपयोग अगर उसी नफरत को फैलाने के लिए और जो है उन्हीं कुतर्कों को फैलाने के लिए करना है, तो इससे अच्छा तो ये तो नुकसान ही है। वो तो बेचारे इस देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे प्रोफेशनल्स, तो उनको जो है उनके विषयों की ज्ञान दें। बीजेपी की क्या रीति नीति क्या है? चादर से बच के रहो, फादर से बच के रहो, ये रीति नीति उन्हें सिखानी है क्या? पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, देश के लिए वो कुछ पैदा कर सकते हैं। उन्हें ये ट्रेनिंग दोगे तो और बंटा ढार होने वाला है। बीजेपी शुरू से ही पार्टी विद डिफरेंस का दावा करती आई है। परिवारवाद पर वो दूसरे दलों को निशाने पर लेती रही है। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने का ऐलान किया था जो पेशेवर दक्ष हों और कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो। देखना यह है कि बीजेपी की ये कवायद पार्टी को कितनी मजबूती देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।